चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं बात करने वाला हूँ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ, जैसे कि पहली बात मैं वो क्लियर कर दूं, क्या रिस्क मैनेजमेंट से अपने आप में ही 20 मार्क्स का एक सिलेबस आपके सामने है, मतलब 20 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं और एक इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। डिफिकल्ट क्यों लग रहा होगा? जहां बच्चों ने ढंग से समझा नहीं है। आप लोगों को लग रहा क्या? हाँ नहीं ना? फिर तो यहाँ याद रखिएगा, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी में डिस्कस करूंगा तो मैं यहाँ क्वेश्चन भी बताऊंगा और कहीं लगेगा ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट का क्वेरी था, स्पेशली मैं ऑनलाइन बता दूं कि जो लोग ये पूछ रहे थे कि सर इसमें थोड़े डिफरेंसेस में क्लैरिटी नहीं है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट कि आप ना एग्जाम्पल को ध्यान से सुना करें। जितना ध्यान सुनोगे एग्जाम्पल उतना इजी रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट समझना। अब अगर हम बात करने वाले हैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, ध्यान सुनना, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, वन मोर टाइम, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। जब मैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी कह रहा हूं तो रिस्क कभी खत्म नहीं हो सकता, ये बात हमेशा नोट करके रखिएगा। रिस्क अगर इनहेरेंट रिस्क है आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, फायर का डर है आपको कि मिस हैपनिंग ना हो जाए, आग ना लग जाए, तो आपने इंश्योरेंस ले लिया, बट क्या रिस्क खत्म हो गया? नहीं। अगर आग लग गया और जिस कंपनी का इंश्योरेंस लाया वही अगर बैंकरप्ट हो गया तो अपना इंश्योरेंस क्लेम का जाके मांगोगे। तो क्या कह रहा हूं, ध्यान समझो, रिस्क कभी खत्म नहीं होगा, उसे मिटिगेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्क को रिटेन कर सकते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के। जैसे हम लोग अगर देखें, देखो अपने मॉड्यूल को ओपन करो और एक बात हमेशा अच्छे से याद रख लो, अगर एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है तो थोरो पढ़ो। जो नोट से तुमको पढ़ा कर तुम्हारा, तुमसे तो नहीं कह रहा हूं यार, जो नोट से तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारा करियर बर्बाद कर रहा है, बच्चो उससे। और फिर भी अगर मन है तो पढ़ो, कोई इशू नहीं है। एनीवेज कम टू द पॉइंट। अब देखिएगा, हम समझते हैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। रिस्क मिटिगेशन इज डिफाइंड एज टेकिंग स्टेप्स। मिटिगेशन कर रहे हैं ना, रिस्क खत्म तो नहीं होगा, कम तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टेकिंग स्टेप टू रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट। रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट, हमें क्या करना है? उसके एडवर्स इफेक्ट को रोकना है। जैसे मैंने कहा था पहले भी, फायर इंश्योरेंस लेकर आप क्या कर रहे हैं? आप रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट को कम कर रहे हैं। कार में सील्ड बेल्ट पहनने से क्या हो रहा है? उससे होने वाले एडवर्स इफेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा सीट बेल्ट पहनने वालों को चोट नहीं लगता है, बट सेफ्टी पॉसिबल है वहां काफी हद तक। तो क्या कर रहे हैं मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के अंदर? टू reduce what adverse effect of such risk. Risk mitigation is the process by which an organization introduces specific measures to minimize or eliminate an acceptable risk associated with its operations. Risk mitigation measures can be directed towards reducing the severity. याद करिए, severity word है। अच्छा, severity मतलब सोचते हैं किसी चीज की बहुत ही ज्यादा हो जाना स्पीड से, अब ज्यादा होना रिस्क का, सेवरिटी ऑफ रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस। तो किसी चीज को आप फायर इंश्योरेंस लेने के बाद ये तो नहीं कि 100% सेफ्टी हो गया, बट 90% 80% इंश्योरेंस मिलने का बेनिफिट क्या होगा? 80% तो सेफ्टी हुआ। तो सेवरिटी, एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाना। Reducing the probability of the risk materializing or reducing the organization exposure to risk. The risk mitigation step involves development of mitigation plan. क्या क्या होगा इसके अंदर? आपको क्या करना होगा? मिटिगेशन प्लान्स, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया, क्या टूल अप्लाई करेंगे आप रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उसके कमोडिटीज में, जैसे मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, एक कंपनी है जो क्या करती है? इन्वेस्टमेंट्स करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ चैलेंज क्या होगा कि अगर वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है और वो सिक्योरिटीज जो कि वॉलेटिलिटी जिनमें ज्यादा, जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अब क्या करना है? इस वॉलेटिलिटी को आपको बैलेंस करना है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट विद डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। अब क्या हो गया? आपने एक तरफ रिस्क भी लिया, कहां पर? इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके, और डेट से उसको बैलेंस कर लिया। तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी रिस्क को इस तरह से मिटिगेट करेगी। उसके लिए मिटिगेशन प्लान चाहिए पहले, कि मिटिगेशन प्लान, बोलते रहो साथ में, मिटिगेशन प्लान designed to manage, eliminate, reduce risk to an acceptable level. Reduce to acceptable मतलब reduce to risk to acceptable लेकर, acceptable मतलब ठीक है कंपनी के पास। सपोज देखो एक एग्जांपल समझना, अभी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना एकदम। मान लीजिए आपके पास में 1000 रुपीज अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने सोचा, आपके फ्रेंड ने कहा चल शर्त लगाता है, शर्त लगा लिया आपने, और उसने कहा 100 रुपीज का आपने एक शर्त लगाया। अब आप देखिए, आप कह रहे हैं अगर मैं हार भी गया तो 900 मेरे पास में है,
लेकिन अगर उसने कहा 1000 रुपीज का मैं यहां पर शर्ट लगाता हूं और अगर 1000 हार गए तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप कह रहे हैं मैं 100 रुपए तक का रिस्क तो एक्सेप्ट कर सकता हूं। कंपनी के केस में भी जब कंपनी रिस्क को मिटिगेट करती है तो उसको खत्म नहीं कर पाती है, रिस्क को क्या करती है, एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आती है, एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। Once the risk have been identified and assessed, once the risk have been identified and assessed, strategies to manage the risk fall into one or more of the following categories. कैसे करेंगे? पहला आएगा ट्रांसफर रिस्क। ट्रांसफर रिस्क के अंदर जनरली कंपनीज क्या करता है समझना, तो अब उसी रिस्क को खुद हैंडल ना करके किसी कोर कॉम्पिटेंट या ऐसी एजेंसी से मैनेज करवाएगा जो उसमें एक्सपर्ट हो। जैसे मान लीजिएगा एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इसको क्या दिक्कत है, इसका है कंप्लायंसेस कराने का इशू कि टाइमली कंप्लायंसेस हो। अब इसने सोचा कि यार मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाऊंगा, सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेगा, फिर इसमें डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट भी रखेंगे जो क्या टाइम ऑब्जर्व करें, टाइमली कंप्लायंसेस हो रहे हैं और इंश्योर करें। तो इसने क्या सोचा कि क्या करूं मैं, ये रिस्क तो है क्योंकि अगर कंप्लायंसेस का नॉन कंप्लायंसेस हुआ तो उसका रिस्क तो आप जानते हो कितना खतरनाक हो जाएगा। तो क्या किया जाए, एबीसी लिमिटेड ने मान लीजिएगा एबीएन एसोसिएट्स को, मान लो एबीएन एसोसिएट्स को जो कि कंप्लायंस एक्सपर्ट फर्म है, उस एजेंसी की सर्विसेज हायर कर ली और अब उसका क्या ड्यूटी रहेगा, वो देखे कि एबीसी लिमिटेड टाइमली कंप्लायंसेस कर रहा है। तो यहां पर एबीसी लिमिटेड ने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया, उसको कर दिया जिसमें उसकी कोर कॉम्पिटेंस है। जैसे एबीएन एसोसिएट्स के पास में जो एक फर्म स्पेशलिस्ट है इन कंप्लायंसेस, उसके सर्विसेज किसको दे रही है, वो अपनी एबीसी लिमिटेड को। एबीसी लिमिटेड ने अपना जो नॉन कंप्लायंस का रिस्क था वो ट्रांसफर कर दिया किसको, एएनबी एसोसिएट्स को। अब देखो इसका एग्जांपल समझते हैं। एक वही बेटा, हम वही तुम समझा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एग्जांपल से क्लियर होगा और वो जरूरी है। तुमने एक पैराग्राफ रट लिया, समझ लिया, अच्छी बात है, लेकिन रट लिया तो फायदा नहीं है। देखो, normal in projects, assignments or multifaceted exercises, executions fought with risk. Different agencies work together. These agencies take care of the transfer risk in their areas of another agency, which is better equipped to take care of a risk for a consideration. However, concept of one core competence curves in and whenever a particular agency, individual or firm finds that it is dealing in areas where it does not have a core competence to deal with, it seeks the help of another agency which has a specific core competency to transfer its own risk. This risk may be in the form of loss of reputation, sub-quality performance, and this risk is taken care of through the transfer. अब जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, कंपनी को अपनी ब्रांडिंग, अपनी प्रमोशन करनी है, एक शानदार सी कैंपेन करनी है, एडवर्टीजमेंट्स करने हैं, तो वो क्या करता है कि अगर एक कंपनी ने खुद ने इंटरनली डिजाइन किया कि एडवर्टीजमेंट्स इस तरीके का होना चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट का, ठीक है, बट वो बहुत ही इफेक्टिव नहीं रहा। उसने सोचा यार ये पहला हमने एडवर्टीजमेंट इतना खर्चा किया है ना, लेकिन हमको मजा नहीं आया, वो जो रिस्पॉन्स आना था नहीं आया। उसने एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कांटेक्ट किया और वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी अब उस कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट क्रिएट करके डिजाइन करके देगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी ने इस सर्विसेज को उससे करवाया जिसमें इसकी कोर कॉम्पिटेंसी थी। यहां पर कंपनी ने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? फिर आता है रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन कब होता है, दो बातों पे ध्यान रखना। बेसिकली कंपनी खुद ही उस रिस्क को अपने पास रखती है, मतलब उसको ना ट्रांसफर करेगी ना रिड्यूस करेगी, कोई और एक्शन नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि या तो क्या होने वाला है कि अगर उसके खिलाफ मान लीजिएगा रिस्क, अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं कंट्रोल करने के लिए रिस्क को, तो उसका प्रीमियम इतना महंगा है कि कोई फायदा नहीं है, इतना बात पकड़ में आ रहा है। मान लीजिएगा आपको 100 रुपए के प्रोडक्ट की सेफ्टी करने के लिए 500 रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बोला भाड़ में जाए, ठीक है देखा जाएगा, अगर नुकसान हुआ तो 100 का भी देख लेंगे, बट इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। कहते हैं ना, हाथी पालना आसान है, सॉरी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है, तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है हाथी का। तो बोले ऐसा केसेस में उसको क्या करना है, रिस्क रिटेन कर लेगा। देखो, इट इज अ रिटेंशन ऑफ रिस्क, इट इज एक्सेप्टिंग द लॉस व्हेन इट ऑकर। मतलब कंपनी कह रहा है हम ठीक है रेडी है इसको एक्सेप्ट करने के लिए।
ट्रू सेल्फ इंश्योरेंस फॉल्स इन दिस कैटेगरी। सेल्फ इंश्योरेंस ले नहीं रहा है, खुद ही रिस्क ले रहा है इसका। Risk retention is a viable strategy for small risk where the cost of insuring against the risk would be greater over time than the total losses sustained। पता लगा जितना नुकसान होगा उससे ज्यादा तो उसका इंश्योरेंस मेंटेन करना भारी पड़ रहा है। All risks that are not avoided or reduced or transferred are retained by default। और फिर नहीं किए जाते हैं उनको क्या करना पड़ता है, आपको अल्टीमेटली मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, आपने नाम सुना होगा ना पेरिशेबल गुड्स। मान लीजिएगा पेरिशेबल गुड्स, अब जैसे पेरिशेबल गुड्स कैसे होते हैं, ये एक टाइम पीरियड के बाद जनरली 24 आवर 48 72 आवर्स बाद उनका लाइफ खत्म हो जाता है। अब मान लीजिएगा 72 आवर्स से 24 आवर्स से 48 आवर्स से ज्यादा उसको ऑफकोर्स उसको क्या करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। प्रिजर्व करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पता लगता है मान लीजिएगा 50,000 का स्टॉक है और इसको अगर आप प्रिजर्व करते हैं कोई भी मेथड अप्लाई करके मशीन से, यार जैसे भी कूलिंग करके, उसको प्रिजर्व करने का कॉस्ट मान लीजिएगा आता है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज। तो पता लगा 50,000 का स्टॉक को प्रिजर्व करने का कॉस्ट ही 50,000 आ रहा है। तो बोले इससे फायदा क्या होगा यार, इससे अच्छा तो यह है कि अगर ये 3 दिन के अंदर सेल आउट हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो भैया इससे हम रिस्क बेयर कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे। क्लियर हो रहा है ना। जैसे यहां पे देखो एग्जांपल दे रखा है, दिस इंक्लूड्स द रिस्क दैट आर सो लार्ज और catastrophic that they either cannot be insured against or the premium would be infeasible। ठीक है। War is an example, since most property and risk are not insured against war, so the loss attributed by war is retained by the insured। कहता है वॉर के केसेस में क्या होता है कि कई सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंश्योर कवर नहीं करता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिटेन द रिस्क। क्लियर एकदम, आई होप क्लियर है। तो पहला हमने देखा रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी में हम रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्क को फिर रिटेन करना है। नेक्स्ट है रिस्क को रिड्यूस करना। अब रिड्यूस करने का तरीका, जैसे जनरली कंपनी अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स कर देती है, देखिएगा आउटसोर्सिंग कर देती है कंपनी। क्या करती है, आउटसोर्सिंग। भेज दो उनको ना, अभी भेज दो, आउटसोर्सिंग कर देती है। क्या करेगा कंपनी, आउटसोर्स करेगा। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, रिड्यूस करने का तरीका क्या है, अपनी सर्विसेज को, या देखिए जैसे अपनी मान लीजिएगा कस्टमर केयर सर्विसेज हैं, ठीक है, ऐसी सर्विसेज के लिए वो क्या करती है, अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स कर देती है। अब आउटसोर्स करने के बाद क्या होगा, कंपनी उसे, देखिए कंपनी की आउटसोर्स करने के बाद में याद रखिए कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहता है। बस फर्क इतना सा है कि रिस्क को उसने रिड्यूस कर दिया। जैसे देखो, बाय फार ग्रेटर नंबर ऑफ रिस्क विल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। The purpose of treatment is not necessarily to alleviate the risk, but more likely to contain the risk to an acceptable level. Internal controls are actions instigated from within the organization, although their effects may be felt outside the organization, which are designed to contain risk to acceptable level। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, वैसे हर किसी में भी यही है एस्पेक्ट्स कि रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक ही लेकर आना और रिस्क को रिड्यूस करना। जैसे आउटसोर्सिंग could be an example of risk reduction if outsourcer can demonstrate higher capability at the managing or reducing the risk। In this case, companies outsource only some of their departmental needs, जैसे कस्टमर ग्रीवेंसेस के लिए, कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में आउटसोर्स ओनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हार्ड गुड्स और customer support needs to another company while handling the business management itself। बात पकड़ में आ रहा है? बिजनेस तो वो खुद ही हैंडल करेगी। अब आपको पता है ना रियलिटी क्या है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज सारी जो अपनी सर्विसेज होती है बीपीओ को दे देती हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? ताकि मान लीजिए कस्टमर केयर की अगर बात करें तो वो कंपनी खुद हैंडल करेगा, कंपनी का वो कोर बिजनेस नहीं है, बट लेकिन वो पार्ट है उसका, तो क्या करता है उसको, वो रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। आप ट्रांसफर नहीं है बेटा, समझना, यहां पर रिड्यूस का मतलब आउटसोर्सिंग करने के बाद में कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज बना रहेगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगा। एंड जो हम ट्रांसफर का बात कर रहे थे, हम इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। यूजुअली इसका केस एक और भी हमें देखने को मिलता है, हम जब रिस्क ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट्स होती हैं, साइन किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी एक्सपर्ट फर्म को, कोई कंप्लायंस एक्सपर्ट फर्म है,
आपने उस लॉ फर्म को अपना कंप्लायंसेस का वर्क दिया है, तो दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन होगा, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। इधर कंपनी ने अगर सारा डिटेल एक्यूरेट प्रोवाइड किया हुआ है और नॉन कंप्लायंसेस की वजह कौन है, फर्म है, तो फर्म लायबल हो रहा है वहां केस में। क्या हो रहा है, रिडक्शन के अंदर मैंने सिर्फ अपने डिपार्टमेंटल वर्क को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर भी नहीं किया, बेसिकली हैंड ओवर किया कि भाई तू संभाल, जैसे कस्टमर केयर के अंदर किया जाता है। क्लियर हो रहा है, तो रिस्क रिडक्शन में डिपार्टमेंटल वर्क को ट्रांसफर कर रहे हैं ना। This way, the company can concentrate more on business development without having to worry or such about the manufacturing process. बहुत सारी कंपनीज ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, उनके ऊपर ब्रांडिंग कंपनी का चलता है, कई सारे प्रोडक्ट्स है बेटा। Modern software development methodologies reduce the risk by developing and delivering the software incrementally. Earlier methodologies suffered from the fact that they only delivered software in the final phase of the development. And any problem encountered in the initial phases mean costly rework and often jeopardize the whole project. तो आउटसोर्सिंग आप करेंगे, क्या कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंटल वर्क। वी कैन ऑल्सो राइट द एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर केयर इन एग्जाम, ऑलराइट, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इट। दिस ऑल्सो वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। बीपीओ, केपीओ सर्विसेज होती हैं, आपको याद होगा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ पढ़ा नहीं है। नाउ थर्ड वन इज अवॉइड रिस्क। पहला बोलो, पहला ट्रांसफर किए रिस्क को, दूसरा रिटेन किए, तीसरा बोलिएगा रिड्यूस किया, फोर्थ अवॉइड रिस्क। वही तो एलिमेंट्स आएंगे बेटा, और कौन से स्पेशल एलिमेंट्स आएंगे। हैंडलिंग का ही तो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तरीके से हम हैंडल तो कर रहे हैं। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, एक तरह से रिस्क को हैंडल करना। क्लियर? दिस मेथड रिजल्ट्स इन कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एक्सपोजर टू लॉस ड्यू टू द स्पेसिफिक रिस्क। इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय ईदर अवॉइडिंग द अंडरटेक द रिस्क प्रोजेक्ट्स और डिसकंटिन्यूअस। अब आपको याद होगा मैंने बताया था, जैसे मान लीजिएगा, अरे रुक जा भाई, मान लीजिएगा आपको पता है किसी कंपनी के स्टॉक्स में ना, स्टॉक मतलब समझ रहे हैं ना, इक्विटी, ऐसा इक्विटी नेचर का इंस्ट्रूमेंट जो कि जिनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, फ्लक्चुएशंस बहुत रहता है। आप पता है कि अभी यार इसमें इन्वेस्टमेंट करना अभी खतरनाक रहेगा, तो कंपनी हाथ जोड़ लेगा, बोला नहीं हम लोग अवॉइड करेगा सारे रिस्क लेना। ऐसे ही समझो सेम, अगर रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो कंपनी कहेगा भैया अभी लॉन्च करना ठीक नहीं रहेगा किसी प्रोडक्ट को, रुक जाओ। एप्पल और सैमसंग में कंपटीशन रहा है, आपको पता ही होगा कि वो कोई नया फीचर्स, नया टेक्नोलॉजी सारे इंट्रोड्यूस करता है, इधर एप्पल करता है, उधर सैमसंग करता। अब लोग तो तैयार बैठे, हाँ भाई नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, बट कंपनी की एक लिमिटेशन है ना कुछ भी नया करने के लिए। तो ऐसे केसेस में कंपनी कई बार क्या करता है, अवॉइड करता है, रिस्क नहीं लेता है। आज समझ में आ रहा है? जैसे आपने सोचा कि एग्जाम में, मान लीजिएगा आप एग्जाम में, बच्चा क्या करता है, ऑब्जेक्टिव साइड में है ना, ए बी सी डी आता नहीं है, तो वो क्या करता है, और उसको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, समझना नेगेटिव मार्किंग है। तो एक तो होते हैं दिलेर लोग, बोलो देखा जाएगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, और बोला बी, लगा दिया बी, और पता लगा नेगेटिव मार्किंग है, रिस्क ले लिया, रिस्क टेकर। एक ने सोचा नहीं मैं जो नहीं कर पा रहा हूं, क्या इसका आंसर क्या होगा, उसने रिस्क नहीं लिया, तो उसने नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे क्या कर दिया, करने से अवॉइड। बात पकड़ में आ रहा है? एग्जाम में मत लिख के आना, एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, वो अलग है, सिर्फ समझाने के लिए बोला ये ना। ऑफ कोर्स हाँ बेटा, फिर सब पूरी होल लाइफ है ना तुक्के ही लगते रहते हैं फिर। दिस मीन्स दैट नो रिस्की प्रोजेक्ट आर टेकन। Alternatively, a project may be abandoned midway to mitigate the risk while handling a project. It is not performing an activity which could carry a risk. An example would be not buying a property or business in order to not to take on liability that comes with it. Another would be not flying in order to not to take the risk that the aeroplane were to be hijacked. Avoidance may seem the answer to all risk, but avoiding risk also means losing out on potential gains that accepting the risk may have allowed. But ये भी होता है कि अगर आप रिस्क, अच्छा मान लीजिएगा रिस्क आपने लिया और आपने रिस्क लिया तो सब अपॉर्चुनिटी भी है, आप समझो ना, रिस्क सब अपॉर्चुनिटी भी है, आप उसे भी खो देंगे। लेकिन तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। Not entering a business to avoid the risk of loss, also avoid the possibility of earning profits. क्योंकि अगर हो सकता था, अगर वो रिस्क आप लेते, जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत है,
लोगों ने नहीं लिया, बड़ा डर था यार इसके। मान लीजिएगा आज का करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 300 रुपीज, ठीक है, कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आफ्टर 7 और 8 डेज और 10 डेज इसी का प्राइस पहुंच गया 700 रुपीज मार्केट में। अब क्या लगेगा, बोला अरे यार रिस्क नहीं लिया, इतना बड़ा प्रॉफिट हमने छोड़ दिया। तो रिस्क अगर है तो साथ ही साथ में वहां पर प्रॉफिट भी है। समझना क्या है, आप उसको अवॉइड करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग इज कंबाइंड रिस्क। अब यहां क्या होता है, हम डिफरेंट रिस्क को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कह रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में हो सकता है, व्हेन द बिजनेस फेसेस 2 or 3 रिस्क और मोर देन 3, overall risk is reduced by combination. This strategy is suitable mainly in the areas of financial risk. Different financial instruments, say shares and debentures, are taken in a single portfolio to reduce the risk. ये बहुत सिंपल समझने का है। क्या करते हैं आप अपने पोर्टफोलियो को, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करते हैं। तो क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं शेयर्स में भी और डिबेंचर्स में भी, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट रेट कम है तो मैं प्रॉफिट भी अर्न करना चाहता हूं, अच्छा तो आपने इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रोवाइडेड साथ साथ आप इक्विटी को भी मैनेज करने के लिए आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया ताकि आपके इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस हो सके, जो कि भी रिटर्न है। शेयरिंग रिस्क विद इंश्योरेंस कंपनीज, सिंपल सा है। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग अ रिस्क फॉर कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, बाय पेइंग एन इंश्योरेंस प्रीमियम द कंपनी शेयर्स द रिस्क विद द कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज देमसेल्व्स शेयर द रिस्क बाय डूइंग री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब समझ रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मिलकर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। उसको अगर लगता है इंश्योरेंस कंपनी को यार खतरा है इसमें, बस समझना, हाईली रिस्की प्रोजेक्ट को मान लीजिएगा वो इंश्योर्ड कर रही है, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, री इंश्योरेंस करा लेती है, किसी और कंपनी के साथ मिलकर आपको इंश्योरेंस देती है, उसे बोल रहे हैं री इंश्योरेंस। हेजिंग रिस्क, हेजिंग का मतलब यूजुअली हेजिंग कब करते हैं, डेरिवेटिव्स के थ्रू हेजिंग करते हैं। जब क्या होता है इंटरेस्ट रेट्स में, फॉरेन एक्सचेंज के में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट के अंदर आता है। देखो, एक्सपोजर ऑफ फंड्स टू फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स प्राइसेस bring about the financial risk resulting in losses or gains. Downside risk is often taken care. Derivatives के थ्रू करते हो, बात पकड़ में आया। जैसे मैंने बताया था, रॉ मटेरियल परचेज किया जिसका प्राइस आज का डेट में 100 रुपीज पर यूनिट है, जस्ट थिंक अबाउट इट। और फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करते हो उसका प्राइस आता है 150, और मान लीजिएगा हम एमआरपी रखते हैं, एमआरपी रखते हैं उसका 200। नाउ इमेजिन कि ये रॉ मटेरियल का प्राइस हमेशा एक ही रहेगा, ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता तो पार्ले जी अपने बिस्किट के पैकेट को और छोटा नहीं करता, प्राइस उसने वही रखा हुआ है। आपने देखा ना, प्राइस वही रखा हुआ है। कई सारी कंपनी से बेटा ऑलमोस्ट सभी ऐसा करेगा, समझ में आया? समझो क्या कह रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस जो है आज 100 रुपीज है, कल को 90 हो सकता है, फिर 110 हो सकता है। भाई कई सारे फैक्टर्स होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट इसको इफेक्ट कर सकता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन ज्यादा इफेक्ट कर सकती हैं, कई सारे इंटरनल ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो इसको इफेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये तो प्राइस तो कभी स्टेबल नहीं रहेगा रॉ मटेरियल का। तो क्या इसका एमआरपी हमेशा बढ़ता ऊपर रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा? नहीं। इसी के अगेंस्ट क्या करते हैं कंपनीज, उन्हें पता है कि मान लीजिएगा आज मैंने फॉर एग्जाम्पल ये हमने टमाटो परचेज किया 100 रुपीज, मान लीजिएगा 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे टमाटो केचप बनेगा, लेकिन मार्केट में पता लगा 100 की जगह आज है ना उसका प्राइस, आज तो आपने बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया लेकिन उसका प्राइस 70 हो गया। अब आपकी तो जान निकल जाएगा, बोलेगा हाय अल्लाह ये क्या हो गया। हाँ मतलब सोचा क्या था, 100 था 70 हो गया, तो कंपनी तो लॉस में जाएगा? नहीं, कंपनी क्या करेगा, उसको हैजिंग कर लेगा। कैसे? ऐसे ही कमोडिटी में डेरिवेटिव्स के कॉल एंड पुट ऑप्शंस को पहले भी समझाएं, ये बात याद होगा आप लोगों को भी, ठीक है, ताकि उसको हैजिंग करेगा। कैसे? आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे मेरे बच्चों को। हमने क्या किया सबसे पहला काम, बोलो 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 बोलो, ट्रांसफर भी पढ़ा, रिस्क को रिड्यूस किया, सो रिस्क ट्रांसफर बोलते जाओ, रिस्क ट्रांसफर, रिटेंशन, अवॉइडेंस ऑफ राइट, कंट्रोल किया, कंबाइन है, शेयरिंग है, एंड फाइनली हैजिंग। क्लियर? नाउ मेंटेनिंग, याद रखिएगा, मेंटेनिंग द रिस्क स्ट्रेटजी, मेंटेनिंग द रिस्क स्ट्रेटजी, बहुत सिंपल टॉपिक, ध्यान से जाओ। It has already been noted that risk environment of any organization is constantly changing and developing, and that the priorities of the objectives and consequent importance of risk will shift and change. ये टाइम के साथ ये भी बदलती चली जाती हैं। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा होगा, पहले हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेके बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कोविड के बाद से बोला ये को रखना पड़ेगा। अब रिस्क प्रायोरिटीज चेंजेस हो गई ना, मास्क वेयर कीजिएगा, सैनिटाइज कीजिएगा, ये सारी एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। अच्छा, ये जो एग्जांपल हमने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ले लिया, टाइम के साथ साथ रिस्क भी बदल जाता है कंपनीज के लिए।
जितना जैसे अगर एक कंपनी स्मॉल लेवल पे अगर लार्ज लेवल पे जाएगी तो रिस्क बदल जाएगा, जियोग्राफिकल कंडीशन उसको इम्पैक्ट कर सकती है, नए रेगुलेटरी रेगुलेशन प्रोविजंस आ गए वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर इम्पैक्ट कर सकता है, नई टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट कर सकती है। तो रिस्क क्या होगा, बदलता रहेगा। और वो कैसे बदलेगा, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज देयरफॉर अ डायनामिक एंड ऑनगोइंग वन। द प्रोसेस हैज टू अलाउ for periodic review of the risk and for the consequent adjustment of the control response. Whatever option is adopted, it is important that those charged with control of the risk management process should regularly review. जो भी आपने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है वो क्या होनी चाहिए, टाइमली एंड प्रॉपर्ली रिव्यू होनी चाहिए। जैसे भी मैंने आपको कहा कि टाइमली कंप्लायंसेस करने के लिए आप क्या करते हैं, पॉपअप जनरेट कर देते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, आपको एडवांस में पता लगता रहता है। बट मान लीजिएगा न्यू रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आ गए और आपसे कहा गया कि आपको एग्जांपल से समझ आ रहे हैं कि एजीएम, अब लिस्टेड कंपनी को अपनी एजीएम, मान लीजिएगा कहा गया कि लिस्टेड कंपनी को अपनी एजीएम विद इन 4 months करना। ये एक नया अमेंडमेंट आ गया, मान लीजिए आया नहीं है, बता रहे हैं, रट्टा मत मार लो, हर चीज को रट्टा मारना है। तो मान के चलिएगा यह एक नया अमेंडमेंट आ गया, आपने अपने लिए कंपनी में जो पॉपअप जनरेट कर रखा था वो कर रखा था कि आपको ठीक एजीएम में एजीएम आने से 1 महीने पहले पॉपअप जनरेट हो जाए और आपको पता रहे, समझ में आ रहा है, पता रहे। अब वो जो पॉपअप जनरेट हो रहा है वो ड्यू डेट निकलने के बाद आ रहा है, तो बोलेंगे यार हमने तो एकदम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के लिए सही टूल अप्लाई किए होते, पॉपअप जनरेट किया हुआ था, प्रोसेस पूरा फॉलो किया हुआ था, पर आपने क्या किया, आपने रिव्यू अगर किया होता तो आप अपने इस अमेंडमेंट को भी इंसर्ट करते। तो क्या करें, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के लिए उसको टाइम टू टाइम आपको क्या करना जरूरी है, रिव्यू करना जरूरी है। And one useful technique for doing this is to actively review this associated with each of the key organizational objectives. Suitable tools need to be identified to assist the risk task of keeping the risk strategy up to date. A key tool is use of ongoing control and risk of self-assessment procedures. This procedure embeds review of the risk and the control into the organization at every level and use the knowledge and experience of the staff that are closest to the each function of process the movement in risk and the appropriateness of control। अभी अगर ध्यान से देखा जाए तो हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना भी जरूरी है। जैसे हमने एक बात समझा कि रिस्क जो है वो भी क्या बदलेगा, क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस आएंगे तो रिस्क भी ऑफ कोर्स चेंज होता रहेगा। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा ना, कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, रेगुलेटरी कर सकता है, इन्वायरमेंटल कर सकता है, हाँ अगर हम देखें ध्यान से, इसके अलावा कंपटीशन कर सकता है, टेक्नोलॉजी कर सकता है, कस्टमर टेस्ट है वो बदल रहा है। तो ये सारे को आपने स्ट्रैटेजी जो फॉलो कर रहे हैं, वो लगा नहीं हमारी कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, अरे भाई लेकिन उसको रिव्यू भी करना होगा टाइम टाइम। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए बेटा, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से और आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, पहले भी पूछा गया और इस बार भी आ सकता है। तो फटाफट से हम थोड़ा इसको भी डिस्कस करते हैं कि फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट है क्या, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए पहले, ठीक है। बेसिकली फ्रॉड कब बनता है, जब कोई भी इंटेंशनल एक्ट हो, समझना क्या कर रहे हैं, फ्रॉड की डेफिनेशन जब हम फ्रॉड बोल रहे हैं तो वहां इंटेंशनल एक्ट हो, तो आईपीसी तो एक साथ बोलता है इस बात को, आईपीसी क्या कहता है कि अगर कोई एक्ट इंटेंशनली डेलिबरेटेड इंटेंशन के साथ किया गया है तो भैया आपने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया है। अब इसे जरा कम्युनिटी एक्ट के पर्सपेक्टिव से भी, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्सपेक्टिव से भी हम इसे कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रॉड की डेफिनेशंस को। Fraud is a deliberate action to deceive another person with intention of gaining some things. सिंपल लैंग्वेज में एकदम बात कहा गया है, क्या डेलिबरेट एक्शन, डेलिबरेट मुझके लिए एक एक्शन है जिससे क्या है, टू डिसीव मतलब धोखा देना, किसको, किसी और पर्सन को। सो डेलिबरेट एक्शन टू डिसीव अदर पर्सन विद इंटेंशन टू, व्हाट इंटेंशन क्या है उसके पीछे, गेनिंग ऑफ सम थिंग्स, और वो कैसे भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, आपको दोनों हो सकता है, मोबाइल इमोबल प्रॉपर्टी हो सकता है। I hope you can understand the definition of property. I'm not saying mobile only is mobile and immobile. I'm talking about both property, mobile and immobile. आप रिसीव करके आपको उसका बेनिफिट मिल रहा हो। जैसे एक कंपनी के अंदर मान लीजिएगा जो स्टोर हेड है, स्टोर हेड क्या करता है, इन्वेंट्री मेंटेन करता है, और इन्वेंट्री के अंदर मान लीजिएगा वो स्टॉक जो रखा हुआ है कंपनी के अंदर, मान लीजिएगा 5000 यूनिट्स है स्टोर में,
उसने स्टोर जो कार्ड होते हैं बेटा प्रैक्टिकली है ना, स्टोर के बाहर कार्ड लगाया, उसमें एंट्री डेली बेसिस पे होती है। आज इसका फिजिकल हुआ, इसमें उसने एंट्री दिखाया 4500 यूनिट्स, बट एक्चुअली उसने 500 यूनिट्स का घपला किया हुआ है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है उसकी कंपनी रोजाना जाके इन्वेंट्री का ऑडिट करने बैठेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और 500 यूनिट का घपला करके क्या कर रहा है, गेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है। डेफिनेशन को बहुत नैरो नहीं किया गया, नहीं तो अगर होता नैरो तो ये बोल देता कि हाँ जी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, बोले यहाँ पे किसी भी तरीके का बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा हो। क्या हो रहा है, आ तो रहा होगा, देख तो यार, चल तो रहा है फिर वैसे ही। बेटा तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ आओ यहाँ पे आओ, ध्यान सुनो। इनको क्यों नहीं आया, ध्यान दो। फ्रॉड, so fraud can loosely be defined as any behavior। अच्छा एग्जाम में आएगा ना तो ये डेफिनेशन, इसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं फ्रॉड डिफाइन करने के लिए। ठीक है, any behavior by which one person intends to gain a dishonest advantage over another। dishonest, अब देखो dishonest का मीनिंग इंटेंशन से निकल रहा है। dishonest advantage over other, dishonest advantage, dishonest मतलब इंटेंशनली किसी के दूसरे से फायदा लेना। अब वही बात दूसरे सेंस में कह दी, गेन। यहाँ एडवांटेज जो वर्ड है वो जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा है ऊपर, गेन उसी से ही सेंस निकल रहा है। ठीक है, in other words fraud is an act or omission which is intended to cause wrongful gain to one person and wrongful loss to other। किसी एक को wrongful gain होगा और wrongful loss होगा किसी दूसरे को। और कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, विन विन सिचुएशन हो तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एक पार्टी विन है, दूसरा लूज कर रहा है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, है ना। और यहाँ इसके अंदर तो क्या हो रहा है, इंटेंशनली एक्ट ऐसा हो रहा है जिसमें wrongful gain हो रहा है, wrongful loss हो रहा है किसी को। इधर बाय वे ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स और अदरवाइज, दोनों बात बोल रहा है। इधर बाय ऑफ कंसीलमेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स को छुपाकर या किसी और मेथड थ्रू। फैक्ट्स क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिएगा ए प्रोडक्ट सेल कर रहा है और ये कह रहा है, देखो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी है इंपॉर्टेंट। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, ए जानता है कि उसके प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स हैं, बट स्टिल इज ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट। जानता है फिर भी छुपा लिया। बात पकड़ में आया। Section 25 of Indian Penal Code 1860 कहता है the fraudulently, which means a person is said to do thing fraudulently if he does that thing with intent, what I intend to defraud, but not otherwise। मतलब the first you have to prove in the court what the such act has been committed with the intention to deceive other person। intention इसलिए बोल रहे हैं deliberated action, fraud मतलब deliberated action to deceive other person। किस इंटेंशन से, इंटेंट टू गेन समथिंग। ऑलराइट, इधर भी आईपीसी ने भी याद बोला है, ठीक है, कि लेकिन इंटेंशन ऑब्जर्व करना जरूरी है। फर्दर अकॉर्डिंग सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फ्रॉड मींस अनइंक्लूड्स। देखो डेफिनेशन बड़ी शानदार है, फ्रॉड मींस अनइंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कनाइमेंट्स, मतलब इंटेंशनल एक्टिव या पैसे हो सकते हैं एक्यूजेंस बाय हिज एजेंट्स विद इंटेंट टू डिसीव और टू इंड्यूस टू अ पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या हो सकता है, देखो suggestion that a fact is true when it is not true and the person making a suggestion does not believe it to be true। A B को बोल रहा है क्या, about the कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के बारे में। देखो suggestion that fact is true when it is not true, कि मान लीजिएगा इस प्रोडक्ट का क्वालिटी ए बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का है या जो इसमें प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग है, बट ऐसा है नहीं। The persons making the suggestion does not believe it to be true। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो सजेशन दे रहा है वो खुद भी इस बात पे पक्का नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है, कह रहा है ये इस पे तो स्टैंडर्ड है बट ही इज नॉट श्योर अबाउट इट, गड़बड़ कर रहा है। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय अ पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट मतलब इंटेंशनली जानबूझ के फैक्ट को छुपा रहा है। बात पकड़ में आ रहा है। पहले वाले केस में हमने देखा द फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू, एक्चुअली वास्तव में ऐसा नहीं है। द पर्सन मेकिंग द सजेशन जो ऐसा कह रहा है डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, बट वो खुद भी नहीं मानता इस बात को। दूसरे में है एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझकर। तीसरा है अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पार्टी से, कह रहा है कि हमें क्रेडिट चाहिए 15 डेज का, बट ही नोज दैट ही इज नॉट गोइंग टू मेक द पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज
एंड ही नोज दैट। तो क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है बट परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेड द प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, एनी फैक्ट फिटेड टू डिसीव, और क्या किया, किसी तरीके से क्या किया है, जिस फैक्ट को एक तरह से मॉडिफाई करना, इस तरह से अरेंज करना ताकि सामने वाले को धोखा हो रहा है। आपसे कहा गया कि आपको एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई और स्कीम में आपको फंसा रहा है, बट एक्चुअली वो नहीं है स्कीम। एनी सच एक्ट और मिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी अ फ्रॉडुलेंट, या मान लीजिएगा स्पेसिफिकली लॉ जिसको प्रोहिबिट कर रहा है भाई कि आप जो वैलिडली नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है। जैसे मान लीजिएगा किसी कमोडिटी का बिजनेस करना प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर लैंड को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी, अब बंदे ने क्या करा, उस प्रॉपर्टी को अपने या किसी और के नाम से बेच दिया झूठे पेपर बनवा के। तो क्या कर रहा है वो, फ्रॉड। क्या हो रहा है, कंपनी सेक्शन 13 हैज आल्सो एक्सप्लेन फ्रॉड। सेक्शन 447 वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आरसीडी वालों मॉड्यूल सेकंड इंपॉर्टेंट है 447। Fraud, which reads as under, fraud in relation to affairs of a company or any body corporate, includes any act, omission, concealment of fact, abuse of position committed by any person, abuse of position, abuse of position। देखो सपोज एक बात समझो, कंपनी में ना डायरेक्टर्स को, कंपनी सेक्रेटरी को अथॉरिटी दिया है कॉमन सील अफिक्स करने का, सो दे हैव अ पावर टू अफिक्स द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। अब मान लीजिएगा ये लोग मिलकर क्या कर रहा है, अपना पावर का मिसयूज कर रहा है, तो अब्यूज ऑफ position or any other person with connivance in the any manner with intent to deceive, to gain undue advantage from and to injure interest of or the company or its shareholder or its creditor। देखो यहाँ से अलग अलग पॉइंट रखते चल जाना, तो कंपनी, इसका शेयर लोगों को, क्रेडिटर लोगों को, और एनी अदर पर्सन whether or not there is any wrongful gain or loss। this is very very important, चाहे wrongful gain हुआ है या wrongful loss हुआ है, नहीं हुआ, बट अगर इंटेंशनली आपने यह परफॉर्म किया, मान लीजिएगा प्लानिंग था, एग्जीक्यूशन हो चुका था, बट फाइनल ट्रांजैक्शन होना बाकी था, तो कंपनी को लॉस तो होने से पहले पकड़ने डिडक्ट कर लिया। अब क्या कह रहा है, ऐसा थोड़ा ना होगा कि सर हो थोड़ा गया था, चोरी हो थोड़ा गई थी, बैंक में पहुंच गया था, बस पैसा निकालने वाला था, मैं पुलिस से पकड़ लिया, अगर मैं निकाल लेता तभी तो थेफ्ट होता। ये बोला अरे चुप करो, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एक्ट परफॉर्म हो गया। अब भले ही लॉन्गफुल, भले ही बैंकों को नुकसान नहीं हुआ अभी, तो रॉन्गफुल चाहे गेन हुआ है या रॉन्गफुल लॉस हुआ है या नहीं, वेदर और नॉट, कीप दिस वर्ड इन योर माइंड, वेदर और नॉट, क्लियर है। फिर डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड हैज बीन सजेस्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इन द रिपोर्ट ऑफ आरबीआई वर्किंग ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर फ्रॉड्स, व्हिच रीड्स एज अंडर A deliberate act of omission commissioned by any person। यहाँ देखिए deliberate omission भी वर्ड यहाँ पर वर्ड हो रहा है, लेकिन वो deliberated act है, वो deliberated act है, act of omission। Oh my God, मुझे ये पता नहीं था, मैं भूल गया। अरे लेकिन ये act कैसा है, omission कैसी है, deliberated, carried out in the course of a banking transaction or in the book of accounts maintained by manually or in the computer system in bank or resulting into a wrongful gain or to any person। अब ये देखो, तुमको बताएं एक मजे की बात, अब जब एसबीआई वाला, एक आपको याद होगा हर्षद मेहता वाला केस हुआ था, तो उसमें क्या क्या था, जो बैंक, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स ना, बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसको ध्यान दे बेटा, है ना, क्या किया था उसके अंदर, उन्होंने क्या किया था आपको याद है ना, हर्षद मेहता केस के अंदर एसबीआई के जो बेसिकली क्या होता था, आपको याद होगा, ब्रोकरेज के थ्रू गवर्नमेंट क्या करता है, मनी मार्केट से फंड उठाता है अपना और कंट्री का डेवलपमेंट में लगाता है, वो बात अलग है, अपना पॉलिटिकल पार्टी अपना पेट के पे भी लगाता है, लेकिन एसबीआई यहां पर क्या बोला, 500 करोड़ का, है ना, बैंक गारंटी, हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए बोलते हैं बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है। अब वो फेक एंट्री यहां पे पास करते गए रजिस्टर के अंदर, ऐसा नहीं था कुछ भी, लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे, बोला गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल्स इशू किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, वो जाते कैसे थे, बैंक के थ्रू। हर्षद मेहता इधर मनी मार्केट से फंड रेज कर रहा था, वही सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगा के, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के, अल्टीमेटली बाद में उसी को बैंक को रिफंड कर देता था, तो बैंक भी खुश था, लेकिन गड़बड़ हो गया। तो क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा भी एंट्री आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रिकॉर्ड में, तब भी वो क्या है, फ्रॉड है। ऑलराइट,
और एनी पर्सन और टेम्पररी पीरियड और अदरवाइज विद और विदाउट, अभी टेम्पररी पीरियड के तो किए थे उस केस में, इस वाला केस में जो नौशत मेहता वाला केस था, ऑलराइट, विद और विदाउट एनी मॉनेटरी लॉस टू द बैंक। इसके अलावा फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस अ रॉबस्ट इंटरनल चेक and control system. For example, in banking there is a concept of maker and checker, and that day-to-day transaction are entered by a maker and another person validate the transaction. So it is a self-balancing system. Further, internal and concurrent audit also helps in early detection of fraud. The management should proactive in fraud related matters. Fraud is usually not detected until unless it is unearthed, मतलब जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक आपको पता नहीं चलता। तो क्या जरूरी है, मेकर एंड चेकर। एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, दूसरा उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा तो हो गया चेकर, ठीक है। इसको और तरीका क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड कॉन्करेंट ऑडिट करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर एकदम। Fraud risk management policy should be incorporated aligned to its internal control and risk management. Such policy plans protect the company from any kind of uncertain happening which leads to company to his loss or damage. जैसे ब्रांड रेपुटेशन पर जाना, अब जैसे पता लगता है ना, जिस बड़ी बड़ी कंपनीज में है ना घपड़ा हुआ, 2G स्पेक्ट्रम का पता लगता है आपको, PNB का पता लगता है, येस बैंक के बारे में पता लगता है, सुब्रत रॉय आपको सहारा ग्रुप के बारे में पता लगता है, किंगफिशर के बारे में पता लगता है ना। सारे केसेस आपके माइंड में इमेज छोड़ जाते हैं, क्या ब्रांड पिट जाता है, brand reputation, financial loss, assets. The fraud risk management policy will have to strengthen the existing anti-fraud control by raising the awareness across the company and promote an open and transparent communication culture. आगे कहता है promote zero tolerance to fraud, misconduct, encourage the employee to report the suspicious case of fraud, and spread awareness among the employees and educate them on the risk faced by the company. ये इन तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसे फ्रॉड के रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रहा है, फ्रॉड के रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, प्रमोट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। सो देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ताकि डिपार्टमेंट आपस में बात कर सके, एम्प्लॉय बात बता सके कि ऐसे ट्रांजेक्शन कंपनी में हो रहे हैं। प्रमोट जीरो टॉलरेंस, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया तुमने फ्रॉड किया ना, आप गलती मत करना आगे से, ठीक है, बोलो सॉरी, आगे से मत करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का मतलब जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं और जो कंपनी के बायलॉज हैं, इंटरनल्स उसकी पॉलिसीज हैं, वो स्ट्रिक्टली अप्लाई होनी चाहिए। एंड एनकरेज द एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट सस्पिशियस केसेस ऑफ फ्रॉड। अगर उनको एम्प्लॉयज को लगता है कि ऐसा हो रहा है तो उनको रिस्क किसी का वो बताएं, ठीक है, उनको लगता है कि मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है। अब जनरली वो क्या करता है, कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी अगर है तो वो चेयरमैन को इंटीमेट करता है। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉयज एंड एजुकेट देम, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्दर अगर हम ध्यान से देखें, देखो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट दिस पॉलिसी में इंक्लूड फॉलोइंग: डिफाइनिंग फ्रॉड, दिस शैल कवर एक्टिविटीज व्हिच कंपनी वुड कंसीडर एज ए फ्रॉडुलेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्टिविटीज जिनको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रॉड। तो पहले पर डिफाइन क्या करेगा, एक्टिविटीज। दूसरा डिफाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला डिफाइनिंग द फ्रॉड, जैसे आप फ्रॉड कह रहे हैं उसे आप डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैन्युफैक्चरर्स तक का ही गारंटी, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोड्यूस किया है उसका लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर का होगा। होलसेलर कंपनी है मान लीजिएगा, वो इस बात का कोई गारंटी नहीं लेता है कि इसमें क्या डिफेक्ट होगा, उसकी लायबिलिटी किसका होगा, कंप्लीटली मैन्युफैक्चरर का। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां नहीं बना, तो आपके लिए वहां पर ये फ्रॉड नहीं होगा कि उसमें प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट्स है। इसमें आपने कहा कि डील अगर कोई कस्टमर कर रहा है तो आप अपनी नॉलेज अवेयरनेस के साथ ही उसमें परचेज कीजिएगा। तो लायबिलिटी अगर होगा तो मैन्युफैक्चरर होगा। तो यहाँ डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड को थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा एक्टिविटीज के हिसाब से। क्या हो रहा है, फिर डिफाइन रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी, द पॉलिसी में डिफाइन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स हु शैल बी इन्वॉल्व्ड इन इफेक्टिव प्रिवेंशन, डिटेंशन, मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। यूजुअली जैसे कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटर है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर लेटर ऑन वो भी आइडेंटिफाई करता है, कंप्लायंस ऑडिटर जो आपका है कंप्लायंस ऑफिसर वो भी आइडेंटिफाई करता है। कंपनी के अंदर इनका काम क्या होता है, ऑब्जर्व करना, ऑडिट कमेटी भी ऑब्जर्व करती है टाइम टाइम। इवन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को भी हमें उसमें फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए अपॉइंट करते हैं।
द कंपनी में ऑल्सो कंसिडर आउट constituting a committee or officer structure that are to ensure an effective implementation of anti-fraud strategy of the company. They ensure effective investigation of fraud cases and promote prompt as well as accurate reporting of fraud cases to appropriate regulatory and law enforcement authorities. अगर है तो इमीडिएट इंटीमेट किया जाए, जैसे ऑडिटर को कहा जाता है ना कि फ्रॉड आपने डिटेक्ट किया है तो आप इमीडिएट इंटीमेट करें बोर्ड को, ऑडिट कमेटी को, इन केस ऑफ 1 crore एंड अबव इन दैट केस देन इंटीमेट इमीडिएटली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कम्युनिकेशन चैनल बनाएगा तो पहले डिफाइनिंग द फ्रॉड, फिर डिफाइन द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी इन कम्युनिकेशन चैनल. Encourage employees to report suspicious case of fraud, misconduct. Any person with knowledge of the suspected or confirmed incident of fraud, misconduct must report the case immediately through effective and efficient communication channel or mechanism. जैसे क्या कर सकते हैं, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो आपको याद होगा ना ऑडिट कमेटी अंदर क्या करते हैं, कमेटी के केसेस में चेयरमैन को आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आप इसके लिए और भी कोई विजिलेंस आपने कमेटी बनाई है उसका भी आप उसको भी इंटीमेट कर सकते हो, उसको किस स्पेसिफिकली किसको अपॉइंट किया हुआ है. साथ साथ में कंसर्न अथॉरिटीज है उसको भी इंटीमेट कर सकते हैं. डिसिप्लिनरी एक्शन आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द फ्रॉडस्टर्स. भाई देना भी जरूरी है ना, नहीं तो फ्रॉडस्टर जो है वो तो कुछ भी करता रहेगा आगे. अब मोटिवेशन मिलेगी और एम्प्लॉइज को be considered as per the company's policy and reviewing the policy. The employees should educate their team members on importance of the complying with the company's policy and procedure and identifying the reporting of suspicious activities where situation arises based on the developments and policy should be reviewed on periodical basis. तो लगभग हम ध्यान से देखें ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको कंपनी में लेने चाहिए ताकि फ्रॉड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्रॉड को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी कंपनी क्या कर सकते हैं, पहले फ्रॉड को डिफाइन करना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन इसको हैंडल करेगा, जैसे मैंने भी डिस्कस किया, कमेटीज बना के कर सकते हैं आप, कम्युनिकेशन चैनल आप बना सकते हैं जैसे हमने डिस्कस किया, डिसिप्लिनरी एक्शंस जो लिए जाएंगे हमने वो डिस्कस किया. साथ साथ हमने देखा कि जो अपनी पॉलिसी बनाई है, जो भी अपने ऊपर ही हम चारों बातें करी हैं, इस पॉलिसी को टाइम टाइम पर रिव्यू भी करना होगा. क्लियर है आपको बेटा? डाउट? गुड. रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, अब मेरे बच्चों को तो रटा हुआ होगा यार, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने कितनी बार समझा दिया है. इससे पहले वाला हम डिस्कस किए थे गवर्नेंस के अंदर, याद रखिएगा, डिस्कस अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर, लॉ रिलेटिंग टू. क्लियर है? सेक्शन 143 की जब हम बात करते हैं ऑडिटर जो रिपोर्ट करता है, आई होप ये क्लियर होगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेपुटेशन रिस्क. 143 सेक्शन 12 पढ़ना है, छोड़ के नहीं जाना है. ये यहाँ रीड इसलिए नहीं करा रहे हैं यार, क्या देखिएगा आप लोग भी पढ़िएगा, डिस्कस किया हुआ कई बार, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कई बार डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं आगे क्या डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट में करेंगे. ठीक है, तैयार रहिएगा नेक्स्ट के लिए, आप रहिएगा अभी.